नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंतश्री पॉडकास्ट में। मैरिज पे जो अनंतश्री से बातचीत हो रही थी, उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे अनंतश्री से बातचीत करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। अभी जो न्यूज़ आजकल आ रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते मर्डर हो रहे हैं, परिवार में तनाव हो रहा है, आज हम उसको समझेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंतश्री। अनंतश्री, मैरिज पे जो बातचीत चल रही है आपसे, आज उसके बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बातचीत करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। अभी न्यूज़ चैनल्स पे और यूट्यूब पे जो खबरें आ रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में मर्डर हो गया है, ड्रम में लाशें भरी जा रही हैं, उस पे आजकल मीम्स भी बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों पैदा होता है? क्या कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एक आदमी अगर हस्बैंड वाइफ हैं, तनाव है, वो दूसरे से अपनी कंपैटिबिलिटी खोज रहा है, क्या इस वजह से जाता है? या दूसरा पक्ष जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एक सेक्सुअल डिज़ायर के लिए जाता है, क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे जो मूल कारण है व्यक्ति का जीन और उसकी अप टू डेट कंडीशनिंग। उसका जीन एक खास तरह से डिजाइंड है और उसका जो कंडीशनिंग है, जो वो रोज चारों तरफ से इनपुट ले रहा है वातावरण में, वो प्रेम की गहराई और गंभीरता के नहीं है, उथलेपन के हैं, हल्केपन के हैं। हुँ, तो एक तो इस कारण से है। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल पे धक्का देने वाला है, कमिटमेंट ना करने वाला या कमिटमेंट करने वाला, निष्ठा वाला या गैर निष्ठा वाला, ये उसके बायोलॉजी में जीन बैठा हुआ है जो धक्के मार रहा है। तो उस जीन की जो फ़ंक्शन है, उसको हम अप टू डेट कंडीशनिंग जो आप कह रहे हैं, इससे मॉडिफाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, ज्ञान का, ध्यान का और हमारे संग साथ का, सत्संग का यही महत्व होता है कि हम अप टू डेट कंडीशनिंग डे बाय डे बदल रहे हैं। जो हम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इसीलिए है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी अप टू डेट कंडीशनिंग बन रहा है। हुँ, अब उसमें क्या है कि आग में घी का काम, कि जीन तो आपका प्रवृत्त कर रहा था आपको। हुँ, भाई किसी का जीन किसी को संत की तरफ ले जा सकता है। अब बड़ी हैरानी की बात है, हुँ, यहाँ पर संत कहेगा हमारा तो फिर कुछ रहा ही नहीं, जीन ने धक्का दिया आप संत हो गए। हाँ तो हो गए ना, यही है। हुँ, हुँ, हुँ। जीन ने धक्का दिया आप साइकोपैथ हो गए, आप मर्डरर हो गए, आप टेररिस्ट हो गए। जीन ने धक्का दिया आप बिल्कुल निष्ठावादी पति और पत्नी हो गए। उसी जीन ने धक्का दिया आप व्यभिचारी हो गए। हुँ, तो ये सब तो बायोलॉजी में और मनुष्य के विकास की यात्रा में पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, ये टू वे जर्नी है, ये वन वे जर्नी नहीं है। हुँ, प्रवृत्ति तो बन रही है, लेकिन वो प्रवृत्ति बनी कैसे है? वो प्रवृत्ति बनी तो बाहर के इंप्रेशन से है। हुँ। इंप्रेशन, इंप्रेशन, इंप्रेशन और जीन मॉडिफाई हो गया, उसकी कंडीशनिंग बन गई। तो क्यों नहीं फिर हम अपनी अप टू डेट कंडीशनिंग को बदलते हैं? अब किसी का जीन मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए प्रवृत्त कर रहा था और वो वैसा ही लिटरेचर पढ़ता है, वैसी मूवीज़ देखता है, सब वैसा ही कंज़्यूम करता है कंटेंट, हुँ, हुँ। तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ऐसी चीज़ें ना देखता हो, ना पढ़ता हो, लेकिन वो अचानक उस तरफ बढ़ गया है और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि मैं कहीं फँस गया हूँ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ गया हूँ। तो वो कैसे बाहर निकले या जैसे टू वे है, सामने वाले के साथ भी रिलेशन में, उसको कैसे वो मेंटेन कर सकता है, जहाँ पे ये मर्डर जैसी और इस तरह की हुँ, चीज़ें ना आएँ? हुँ। अब देखिए यहाँ पर एक ही बात के बहुत-बहुत तलों पर, बहुत-बहुत आयामों पर उत्तर होंगे। एक ही उत्तर नहीं होगा। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल को गलत ही मान के चलेंगे प्रारंभ से, हुँ, तो हमको सब विकृति ही विकृति दिखाई देगी। हम संबंधों के विस्तार की तरह भी उसको देख सकते हैं। कभी इंसान को कोई कमी नहीं है, कोई उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, उसका अपनी पत्नी या अपने पति से संबंध भी बहुत सुंदर है, बहुत प्रेमपूर्ण, फिर भी हो सकता है। क्योंकि मानवीय विकास में संबंधों के नए धरातल प्रवेश कर सकते हैं और बड़े ही विशुद्ध ढंग से प्रवेश कर सकते हैं। भारत में देखिए हमने
राधा और कृष्ण का उदाहरण दिया। तो राधा और कृष्ण को तो एक्स्ट्रा मैरिटल में ही रखेंगे। हुँ, आप उसको दैवीय बनाइए, वो अलग बात है, लेकिन जो कहानी है वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल ही है। वो शादीशुदा है, आप शादीशुदा हो और दोनों जन एक-दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हो, संभव है। और फिर ये भी कथा दिखाती है, ये भारतीय दर्शन की मैं कहता हूँ साहस की बात है और उनकी ऊँचाई की बात है। वो कह रहे हैं कि दोनों अपने में परिपूर्ण हैं। राधा चाहे काल्पनिक मान लो, चाहे वास्तविक मान लो, कृष्ण को चाहे काल्पनिक मान लो, चाहे वास्तविक मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन है कैरेक्टर का, नैरेटिव वो कहता है कि वो भी अपनी परिपूर्णता में है, हुँ, स्त्री भी और पुरुष भी अपनी परिपूर्णता में। फिर भी हो गया, ये किस कमी से हुआ? तो वहाँ भी वो दिखाते हैं, ये तो दैवीय मिलन है। दैवीय मिलन की हम ट्रांसलेशन कर लेंगे तो कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है ये, जागतिक घटनाक्रम। क्योंकि 2 लोगों की कई बार कुछ ऐसी आपसी, आंतरिक और बाहरी ट्यूनिंग हो सकती है, जो अतुलनीय हो, जो एक-दूसरे को खींच ले। तो ये संभव है, तब वो बीमारी नहीं है, तब वो विकृति नहीं है, किसी को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल से समस्या वहीं पर है, जहाँ पर वो विकृति की तरह है। कैसी विकृति, किस तरह की? शरीर की हानि, मन की हानि, स्वयं को हानि, दूसरे को हानि। हुँ, लेकिन आपने जैसे जो कृष्ण और राधा वाला दिया तो उससे तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोट हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ऐसे देखेंगे तो भारतीय दर्शन तो उसको कब का प्रमोट कर रखा है, हम पहली बार थोड़े प्रमोट कर रहे हैं। आई एम नॉट ब्रांड एम्बेसडर, हुँ, हम तो उसके आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय साहित्य ने तो उसको पहले ही प्रमोट कर रखा है और इसीलिए भारत में लोग बड़े आराम से सब इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। मूल मुद्दा ये है कि मानवीय संबंधों की यात्रा में बहुत सारे खूबसूरत संबंध घट सकते हैं। हुँ, ये विंडो हमको ओपन रखनी पड़ेगी, क्योंकि विवाह अप्राकृतिक है। हुँ, विवाह कोई प्राकृतिक घटना थोड़ी है। हू सेज कि विवाह आसमान से घटी हुई कोई घटना है। विवाह को तो मनुष्य ने पैदा किया है, हमने अपनी सुविधा सहूलियत से क्रिएट किया है। एक हुँ, इंस्टीट्यूशन को हमने माना है, एक खेल की तरह हमने स्वीकार किया है। हुँ, लेकिन ये मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है। मानवीय प्रवृत्ति है बहने की, विकसित होने की, प्रेम में ऊपर उठने की। और प्रेम एक जगह परिपूर्ण हो ही गया मान लो, तो फिर क्यों कर जाएगा? फिर उसके अंदर तो वो बात उठेगी नहीं। लेकिन प्रेम है यहाँ पर, लेकिन कहीं प्रेम परिपूर्ण भी हो सकता है। तो ये धाराएँ वो विंडो ओपन रहेगी, मैं उससे बिल्कुल भी असहमत भी नहीं हूँ, ना उसके विरोध में हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता। हुँ, ना मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब कभी घट जाए ऐसा, तो उसको मानवीय और संवेदनात्मक ढंग से हमको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि हुआ क्या? इन दोनों लोगों के बीच ऐसी क्या केमिस्ट्री थी, ऐसा क्या रहस्य था जो इनको आपस में खींच लाया? समझना भी पड़ेगा उसको। अक्सर अनुज से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जो समाज में या जिस बिंदु पे उसको बहुत गंदे नज़रिए से देखा जाता है, उसमें काम वासना को देखा जाता है। क्योंकि हुँ, ज़रूरी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काम वासना घटे ही घटे। हुँ। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। काम वासना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हुँ, तमाम ऐसे संबंध हो सकते हैं, वो पूर्णतया दैवीय हो सकते हैं। दैवीय से तात्पर्य ये है कि उनकी अपनी एक रिदम है, उनकी अपनी ट्यूनिंग है। काम वासना यंत्रों की पुकार है। 2 शरीर जो यंत्र हैं, उन यंत्रों की पुकार है काम वासना। लेकिन मनुष्य के जीवन में चूँकि काम वासना इतनी ज़्यादा दमित है कि उसको उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हुँ, उसको लगता है काम वासना ही काम वासना होगी। हमें तो याद पड़ता है और ऐसे बहुत सारे वक्तव्य हैं। हुँ, हुँ, मैं छात्रावास में था तो मेरे सीनियर का वक्तव्य, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये उनका नहीं है, बड़े-बड़े साहित्यकारों ने और बड़े-बड़े दार्शनिकों ने भी ऐसी बातें लिखी हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच मैत्री नहीं हो सकती। हुँ, तो हमारे जो सीनियर थे एक बार बड़े गुस्से में उन्होंने कोई साथ में सामान था वो पटक दिया, किसी ने कहा दोस्ती, बोले आग और पेट्रोल में दोस्ती नहीं हो सकती कभी। स्त्री और पुरुष में दोस्ती क्या होती है? ये मान्यता है। देखा जाए स्त्री एक शरीर है, देह है, पुरुष एक देह है। देह की संरचना में मामूली से अंतर हैं। केमिस्ट्री मामूली सी फ़र्क है, बाकी वही केमिस्ट्री हमारी भी, वही केमिस्ट्री स्त्री की भी।
तो दैहिक पुकार एक सीमित तल तक है, उसके आगे भी इंसान चला जाता है। फिर मानसिक पुकार है, फिर भावनात्मक पुकार है, फिर आध्यात्मिक पुकार है, फिर जीवन के उद्देश्य और जीवन के सपनों की पुकार है। बहुत सारी पुकारें व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई हैं। उनमें से दैहिक पुकार सबसे मध्यम है। लेकिन चूँकि वो इतनी कमज़ोर और इतनी दमित हो गई है, क्योंकि लोगों को वही सबसे बड़ी दिखाई देती है, हुँ। सबसे बड़ी दिखाई देती है। और जो उच्चतर आयामों में जी रहा होगा, दैहिक तल पर नहीं अटका है, वो देह में आबद्ध भी नहीं है और देह से ग्रस्त भी नहीं है। तो मान लीजिए बैठा है, वो स्त्री का हाथ हाथ में ले सकता है, स्त्री पुरुष को गले लगा सकती है, पुरुष स्त्री को गले लगा सकता है, और उनमें कोई काम वासना नहीं हो सकती। माँ बच्चे को गले नहीं लगा लेती, कोई काम वासना निकल आती है? नहीं निकलती। हम अपने दोस्तों को गले लगा लेते हैं, तो क्या काम वासना पैदा हो जाती है? नहीं पैदा हो जाती। अब लेकिन जो समलैंगिकता से ग्रस्त है, उसको तो वही दिखाई देगा कि अच्छा इन्होंने गले लगाया, काम वासना शुरू हो गई। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी एक खास किस्म की दमित अवस्था में, इसलिए कि उसको हर जगह काम वासना दिखाई दे रही है। हुँ। काम वासना बहुत छोटा तल है स्त्री पुरुष के संबंधों में, और एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध काम वासना पर उतने नहीं बनते हैं जितने जीवन की उच्चतर पुकारों पर बन जाते हैं। विवाह तो काम वासना को प्रस्तावित करने के लिए ही है। हुँ। भारतीय संविधान ने डाइवोर्स का प्राविधान भी इसी बात पे रख रखा है कि अगर स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध नहीं स्थापित हो रहे हैं, तो डाइवोर्स लेने का उनके पास पूरा आधार है, वो डाइवोर्स ले सकते हैं। वो साबित कर दें कि हम पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर से अलग-अलग हुँ। सो रहे हैं, तो कहे ठीक है, फिर तुम शादी काहे को किए थे? तो शादी वाले लोग तो काम वासना में ही खड़े हैं, तो वो ये प्रश्न क्यों उठा सकते हैं कि काम वासना ही होती है? अब चूँकि उनको ये लगता है कि हम तो काम वासना के लिए ही जुड़े हैं, हुँ। तो ये काम वासना की परितृप्ति के लिए ही गई होगी या गया होगा कहीं, जबकि ये नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई और उच्चतर आयाम हो, बहुत सारे पहलू, और काम वासना का आयाम हो भी सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पहलू हुँ, हैं, हुँ, हुँ। स्त्री-पुरुष के संबंध का दायरा बहुत व्यापक है। अभी जो आपने बात बोली थी कि जीन्स से भी रेगुलेट होता है, तो अगर जीन्स से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रेगुलेट है, तब तो मनुष्य एक यंत्र ही तो हो गया ना, एक पशुवत हो गया, तो उसकी स्वतंत्र सत्ता कहाँ गई फिर? हाँ, मनुष्य पशु ही है, मनुष्य थ्री डायमेंशनल रोबोट ही है, ऑब्जेक्ट ही है। मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं मनुष्य स्वतंत्र सत्ता। वो एक प्रकृति के धक्के में ही चल रहा है। अब मनुष्य की मनुष्यता कहाँ पर है, ये हम पूछ सकते हैं, स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी। विल पावर जैसी चीज़ नहीं सोचते हम ऐसा कर लेंगे, तुम्हारा जीन करवा रहा है तभी तुम कर रहे हो। हुँ। अब स्त्री-पुरुष के आकर्षण में ही तुमको बताएँ, इसमें भी कितना माया जाल है देखो, और हमको लगेगा हम कर रहे हैं। जीन, हार्मोन, रसायन कैसे प्ले करते हैं, उस उदाहरण के बाद इस पर आएँगे कि मनुष्य की मनुष्यता क्या करती है। हुँ। अब हम पूरे अध्ययनों से इस चीज़ को शोध वगैरह से जान चुके हैं कि आकर्षण क्यों बनता है हुँ। स्त्री पुरुष के बीच। प्रकृति का अदम्य आकर्षण है संतान को पैदा करने के लिए, प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्त्री के भीतर जब वो संभावना बनती है, जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है सबसे ठीक हुँ। उन दिनों में, तो उन दिनों में उसके शरीर से कुछ ऐसी गंधें, कुछ ऐसे हार्मोन निकलना शुरू होते हैं। देखिए कीट-पतंगों में हम जानते हैं कि हुँ। वो फेरोमोन्स और वो सब हुँ, छोड़ हुँ, के वो हुँ। गंधों से आकर्षित करते हैं। चूँकि हम लोग गंधों के प्रति इतने सो गए हैं तो हमको पता नहीं चलता, वो सब चल रहा है। फिर उन्हीं दिनों में कहते हैं जो जीन, केमिकल, हार्मोन सब अपना काम कर रहे हैं, स्त्री के भीतर एक अलग किस्म का आकर्षण और सौंदर्य भी घट जाता है। अच्छा। उसकी आँखें और चेहरों में थोड़ी अलग प्रदीप्ति आ जाती है, एक अलग इल्यूमिनेशन आ जाता है। अब यहाँ तक बात होती तो बड़ी छोटी लगती, कहानी इससे आगे भी जाती है। आगे क्या जाती है? फिर जो उसके अंदर, स्त्री के अंदर वो सेल है, जर्मिनेट होने हुँ, हुँ। वाली एग, और जो उससे संबंधित केमिकल वगैरह-वगैरह पूरी सेना है, वो सब सेंस करते हैं कि ये चारों तरफ ये जो 10-20 पुरुष जा रहे हैं या बैठे हुए हैं, इनमें से कौन उसके लिए सबसे अधिक फर्टाइल हो सकता है? अच्छा। कौन सबसे अधिक फर्टाइल हो सकता है?
अब यहाँ 20 आदमी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं एक स्त्री गुजरी, वो केमिकल्स रिलीज हुए, वो हवा में गंधें गईं और वो जीन और सब हार्मोन्स ने काम किया, और जो बेस्ट सुटेबल पुरुष था उस तक वो सिग्नल गए और वो आकर्षित हुआ, वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ, यानी कि उसकी जो जर्मिनेट होने वाली सेल थी उसने संकेत ग्रहण किया और उसने उसको देखा। तो इनको लगा कि फर्स्ट साइट लव हुआ। लव अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नेचर खेल रही है अपना। लेकिन बात तो वही कमाल की है कि 20 आदमियों के बीच से इसको लगा, इनको नहीं लगा, इनको नहीं लगा, इनको नहीं लगा। वाक़ई में कमाल तो की है, पहली कम बार ऐसा रहस्य हाँ, सुनने ऐसा में। ही तो विज्ञान में है ना, तो शोध हो चुके हैं। तो लोगों को लगता है भई हमको ही क्यों लगा? तो वो दीवाना हो जाता है कि इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ख़ास है। और स्त्री को भी लगता है कि अरे भाई! इतने लोग थे, मुझे यही क्यों पसंद आया? हुँ, क्योंकि ये बेस्ट सूटेबल पार्टनर है स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए। अगर सब हेल्दी ढंग से चल रहा है, हुँ, समाज में दमन कम है, दमन की प्रवृत्तियाँ कम है, तो ऐसे ही चल रहा है। हुँ, जब दमन होगा तो चीज़ें थोड़ी ट्विस्ट होंगी, क्योंकि इंसान सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट करेगा वगैरह-वगैरह। अब ये कहानी शुरू हो गई तो यहाँ पर जो आकर्षण और अफेक्शन और एक दूसरे के प्रति आना, झुकना और बात करना, यंत्र ही तो हो गए। अब वो कहेगा मैंने चुना, स्त्री कहेगी और पुरुष कहेगा कि मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि यही है बेस्ट पर्सन मेरे जीवन में। उसको लग रहा है मैंने चुना, लेकिन तुमने कहाँ चुना, तुमसे चुनवा दिया गया। तुम्हारी बायोलॉजी ने तुमको चुनवा दिया। अब ये सब तो खेल चलेगा, संतानें आएँगी, सब होगा। प्रश्न यही जो पूछा है तुमने कि अब यहाँ पर मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता कहाँ पर है? अभी तक तो कहीं रही नहीं, कहीं नहीं रही। कहीं नहीं रही, अभी तो यंत्रवत चल रहा है। यंत्रवत चल रहा है। फिर उसके अंदर आएगी स्वतंत्रता, नहीं आएगी, मनुष्यता है। अध्यात्म स्वतंत्रता के लिए नहीं है, अध्यात्म है मनुष्यता के लिए। पशुता तो हमेशा पास में बंधी है, हुँ, मनुष्यता पास में बंधी है, लेकिन पास यानी बंधन हुँ, हुँ, को पहचानती भी है और बंधन के पार जाने की क्षमता भी रखती है। जब उद्देश्य पूरा हो गया, प्रकृति का काम खत्म, सो एंड, पिक्चर चल चुकी, द एंड लिख के आ गया हुँ, पर्दे पर, निकलो एग्जिट से अपने घर जाओ। तो अक्सर ही होता है, काम संबंध बने, इंटरेस्ट गया लोगों का, हुँ, क्योंकि प्रकृति ने अपना काम करवा लिया जो करवाना था। अब एग्जिट करो, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं। नेचुरल कोर्स में चल रहा हो तो यही यही बिल्कुल ठीक सिनेरियो है हुँ, कि प्रकृति का काम पूरा, मूवी का द एंड, तुम निकलो, हम निकले अपने घर। लेकिन पशुओं में तो ये चलता है, मनुष्य में ये है कि अब संवेदना, अब करुणा, अब प्रेम, अब देह से ऊपर उठकर जीने की अभिप्साएँ, अब एक दूसरे के साथ जीवंतता को जीने की अभिप्साएँ, ये सब आएँगी। तो ये उच्चतर अभिप्साएँ हैं कि जब व्यक्ति अब देहातीत होकर जीने की कोशिश कर, देहातीत का अर्थ ये नहीं कि देह का मतलब ही नहीं उसके हुँ, लिए, हुँ, हुँ, देह का मतलब पूरा हो गया, लेकिन फिर भी देह को हमने त्याग नहीं दिया, परित्याग नहीं कर दिया। अब हमने देह के सौंदर्य को और आगे बढ़ाया, मन के सौंदर्य तक ले गए, संवेदना तक ले गए, करुणा तक ले गए, तब अलग तरह के संबंध पैदा हुए। तो मनुष्य में स्वतंत्रता नहीं, मनुष्यता का निर्माण हम कर सकते हैं। और उपसारी ये जो दार्शनिक कवायद, आध्यात्मिक कवायद, वो सब इसी के लिए। अभी जैसा आपने समझाया है, तो उस हिसाब से तो देखा जाए कि दमन से ही तो फिर विवाह का कल्चर निकला होगा। विवाह दमनोत्सव ही है। दमनोत्सव है। हाँ, विवाह कहाँ आसमान से थोड़े ही आके उल्कापात हो गया था उसका। तो विवाह अगर दमोत्सव है, तो दमनोत्सव। फिर मनुष्यता कैसे फिर प्रकट हो सकती है उसके बाद? मनुष्यता ये है कि प्रकृति के सम्मोहन को एक सीमा तक रखा हमने और उसके आगे भी ले गए। हमने फिर अपनी सृजनात्मकताओं को और धरातलों पर जिया, हमने अपने सपनों को और धरातलों पर जिया, जीवन को और सुंदर बनाने की तरफ बढ़े। भई संतान पैदा होके प्रकृति का तो काम पूरा, हुँ, लेकिन फिर ये जो उम, उनको अच्छा बनाने की चीज़, उनको एजुकेट करने की चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी, साइंस, गैजेट, ये सब चीज़ें, ये सब अतिरिक्त है।
पशुओं को जरूरत नहीं है उसकी, उन्होंने खाया पिया, आहार निद्रा मैथुन, खत्म बात। और मनुष्य भी जब इसी में रह जाता है, आहार निद्रा मैथुन, तो मनुष्य की भी कहानी खत्म। लेकिन मनुष्य की कहानी खत्म नहीं होती भी। मनुष्य सड़कें बनाता है, मनुष्य कारें बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, मनुष्य कंप्यूटर बनाता है, मनुष्य कविताएं लिखता है, गीत लिखता है, मनुष्य तमाम तरह की सुंदर सृजन की तरफ बढ़ता है। तो वो उसके मन को और ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। आपने तो मनुष्यता बोला है, तो अभी हम लोग जो अध्यात्म सुनते हैं या स्वतंत्रता की बात होती है, आपने तो कहा स्वतंत्रता होती नहीं है, मतलब मनुष्यता होती है, तो इसको भी एक बार समझाइए। स्वतंत्रता देखिए इसलिए नहीं, अध्यात्म में मान लीजिए किसी का जीन धक्का दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे ही बैठ के घंटी बजाएगा और ये कुछ आक्रामक नहीं होगा। घंटी बजाने का मतलब ये टिमिड है, कॉवर्ड है, ये संबंधों में जाने में डरता है, हम्म, तो वो एक काल्पनिक कोई चरित्र बना लेगा जिसके संबंधों में संबंध उसको चाहिए। हम्म, तो वो उसके जीन ने उसको एक भय दिया था, टिमिडनेस दी थी, उसने उसको डेकोरेट कर लिया। क्योंकि रियल संबंधों में जाओगे तो रियल आमने सामने होंगे। तो वो स्वतंत्रता में सोच रहा हमको स्वतंत्र कार्यकलाप कर रहे हैं, हम्म, जबकि वो उसकी यांत्रिकता ही उससे कराई जा रही है। और उसको लगता है कि एक दिन हम पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे और उसमें लीन हो जाएंगे। किस में लीन हो जाएंगे? जो उसकी ही अपनी कल्पना है। हम्म, एक काल्पनिक सत्ता में लीन हो जाएगी, ये उसकी सारी भाग दौड़। रियल अध्यात्म है मनुष्यता का विकास। मनुष्यता है प्रेम में, मनुष्यता है प्रसन्नता में, मनुष्यता है शांति में, मनुष्यता है समस्वरता, मनुष्यता है सौंदर्य में। चारों तरफ हम आपस में बैठे हैं तो हम जो जी रहे हैं, यही तो मनुष्यता है। हम्म, इस जीने को हम क्या कर सकते हैं? जीने को हम सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। हम लोग बैठे, हमारे अंदर प्रेम दौड़ा, शांति दौड़ी, हम लोग बड़े खुश से उसी से बैठे, खाया पिया सब। इसी को हम क्रूरता में बदल सकते हैं। हम बैठे, हमने लड़ाई झगड़े किए, हमने अपशब्द कहे, हमने एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखा, हमने एक दूसरे को नीचा दिखाया, नीचा खींचा। अंदर हमारे संताप हुआ, हमारे अंदर कुढ़न हुई, हमारे अंदर बिखराव हुआ, कुछ अच्छा तो मिला नहीं। तो मनुष्यता है निरंतर अच्छे की तरफ जाने के लिए। तो मनुष्यता में यही चीजें हैं कि हम ऐसे घूम कर हम जाएंगे और इन्हीं को पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी को तलाशेंगे। वो मनुष्यता है। अध्यात्म जिसको कहता है वो किसी वायवी चीज की बात कहता है। वो कहता है मनुष्य से मतलब मत रखो, हम्म, ये किताब पढ़ो, सारा ज्ञान इसमें मिल जाएगा। वो एक भगवान है कहीं पर, उससे मिलो और वो भगवान ही सच्चा है, ये जो सामने है झूठा है। कितनी ये कितनी देखिए निहायत व्यर्थ बात है कि कुछ जिसको जानते ही नहीं वो सच्चा है और जो सामने है वो झूठा है। क्योंकि सामने चुनौती है, सामने चुनौती, सामने समंदर है, हम्म, तो उतरो लहरों में। गिर जाने का, बह जाने का, डूब जाने का खतरा है, लेकिन सौंदर्य भी है, सौंदर्य भी। मजा भी है, भीगने का आनंद भी है। सपनों में समंदर में तैरो, न गिरोगे, न डूबोगे, न बिखरोगे, लेकिन उसमें मजा भी नहीं है। हाँ, सपने बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लोगे तो हेलुसिनेशन देखने लगोगे, लेकिन फिर भी मजा नहीं है। अभी जो आप प्रेम की परिपूर्णता की बात कर रहे थे शुरू में, कि वो जर्नी होती है, कभी कभी प्रेम परिपूर्ण, मतलब प्रेम की परिपूर्णता तो खुद से ही होती है ना। प्रेम की परिपूर्णता खुद में ही होती है, लेकिन अभिव्यक्ति दूसरों तक जाती है। अच्छा, तो उस अभिव्यक्ति का जो जर्नी है उसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्रिएट हो सकता हो है। सकता है, हो सकता है। बुद्धों के जीवन में हो गए, आम व्यक्ति के जीवन की बात क्या कही जाए। तमाम बुद्धों के जीवन में, जैसे भाई कृष्ण का चाहे मैथोलॉजिकल मान लो चाहे रियल, उनके जीवन में हो गया। हम्म, और भी हम ऐसे तमामों केस ढूंढ सकते हैं। अब नाम नहीं लेंगे हम इस समय किसी भी उसमें, ये मित्रों के ऊपर छोड़ देते हैं, रिसर्च करके देखें। कई बुद्धों के मिल जाएंगे, लेकिन उनको एक्स्ट्रा मैरिटल कहना उनको थोड़ा डिमीन करना है। वो एक अलग संबंध है जहाँ पर व्यक्ति किसी और धरातल से संयुक्त हो रहा है। ये तो आपके माध्यम से आप समझ में आ रहा है, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को समाज में बहुत गंदे नजरिए से देखा ही जाता है। अब जैसे श्री अरविंद थे, उदाहरण के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे हम्म, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। उनके पास जब मदर आई, मीरा अल्फासा,
तो शी वाज मैरिड हुँ, और आकर रहने लग गई। और शिष्या की हैसियत से नहीं रह रही थी, पूरे फुल कंट्रोल की हैसियत से रह रही थी, इसीलिए उनको लोगों ने मदर कहा। हुँ, और अरविंद को भला-बुरा भी सबने कहा और उस समय मदर को भी भला-बुरा बहुत लोगों ने कहा कि दमित स्त्री है और ये है इसलिए आके रह गई। लेकिन वो एक-दूसरे के कार्य को परिपूर्णता दे रहे थे। हुँ, अरविंद के काम को आज अगर हम लोग जानते हैं तो मदर का उसमें पूरा योगदान है, वो ना होती तो हम लोग जानते भी नहीं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, दूसरों की परवाह नहीं करी। तो इन्हें भी उनके ऊपर भी आरोप एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे ही लगे थे, ऐसा नहीं हुँ, कि नहीं लगे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे ही लगे थे। कहने को आप कह सकते हो, कहने को कह सकते हो, लेकिन हम ये माने कि संबंध किसी भी धरातल पर घट सकते हैं। विवाह देखिए अच्छा हो सकता है, लेकिन विवाह की कुरूपता क्या है? विवाह के बाद जैसे हो गया ना, हमने किसी को काल कोठरी में डाला, लॉक ताला, अब इसके बाद सारी संभावनाएँ बंद। हुँ। यहाँ खिलावट हो नहीं रही, संभावनाएँ भी बंद। पति-पत्नी रोज़ एक-दूसरे का आधा-आधा लीटर खून पिएँ, लेकिन कोई किसी की तरफ प्यार से देख ले, मुस्कुरा के देख ले, तो तूफ़ान खड़ा हो गया, उपद्रव हो गया। अरे भाई तुम खून पी रहे थे, किसी ने थोड़ी कॉफ़ी पिला दी, तो उसमें समस्या क्या है? वैसे आपने जो बताया अभी वो एक पैमाना उसको लिया जा सकता है कि एक-दूसरे को वो अपलिफ्ट करेंगे। अगर कोई ऐसे संबंध में फँसा है जहाँ एक-दूसरे का खून ही पिया जा रहा है तो फिर वो संबंध क्यों है फिर? संबंध क्यों है? तो क्यों है? इस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। विवाह का मतलब ही हमने ऐसा क्यों बना दिया कि ये एक ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पर व्यक्ति के कितनी भी बुराइयाँ पैदा हों लेकिन वो साथ रहेंगे ही। अगर बहुत बुराइयाँ हैं, एग्ज़िट भी करना चाहिए, मैं उसको भी समर्थन करता हूँ। कॉन्शियस एग्ज़िट, बिना लड़ाई झगड़े, वैमनस्य, बिना मारपीट के सचेतन अलगाव, वो भी करिए। और बेहतर ये हो आप अपने संबंधों को सुंदर से सुंदर बनाइए, गरिमापूर्ण बनाइए, तो ये बातें उठेंगी ही क्यों? विवाह तो देखिए देह से शुरू होकर देह पर ही खत्म हो जाते हैं। हुँ, विवाह की यही सबसे बड़ी त्रासदी है। विवाह में वो भूल जाते हैं कि व्यक्ति के भीतर एक मन भी है, सागर की तरह लहराता। उसके भीतर भावनाओं का एक आसमान भी है, उनको भी परिपूर्णता चाहिए होती है। लेकिन विवाह तो लगातार ऐसा लगता है जैसे देह के एक्सप्लोरेशन में ही लगा हुआ है, तो वो चूक जाता है। और अगर इस सारे तलों पर परिपूर्णता हो जाए तो शायद किसी को अधिकांश लोगों को ज़रूरत नहीं लगेगी, फिर वो घटनाएँ होंगी जो जागतिक होंगी। मतलब तब व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं है हुँ, हुँ, कि हुँ। उसको कोई मिलना है, किसी से मिल के उसको अच्छा लगना है। फिर जागतिक घटनाक्रम है ना, फिर एक जागतिक लीला भी चल रही है कि जहाँ 2 लोगों को मिलना है, वो मिलेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, तो अगर 2 है और जिसकी एंट्री हुई है, वो उसको अपलिफ्ट कर रहा है और जो पहला पर्सन है, वो कैसे इस चीज़ों को देखे ऐसा कि उसको मतलब ऐसे ना लगे कि मतलब ब्लफ हो रहा है या धोखा हो रहा है, वो चीज़ कैसे हैंडल करे आगे? ये देखिए संवेदनशील प्रश्न है, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी पार्टी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हुँ, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, एक तो पहला काम उसके व्यवहार को अतिशय संवेदनशील होना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति अगर कोई कटुता और कठोरता नहीं पैदा हो रही है, प्रेम भावना बनी हुई है, बल्कि प्रेम बढ़ जाना चाहिए। थोड़ी बारिश और थी हुई, तुम्हारे आंगन में तो थोड़े तुम और भीगे नज़र आने चाहिए, लेकिन तुम्हारे आंगन में बारिश हुई तुम और सूखे नज़र आने लगे, तो दिक्कत है। तो जब कोई कहीं किसी और के प्रेम में थोड़ा भीगे, तो वो बरसात की कुछ बूंदें घर में भी आएँ, हुँ, सौंदर्य बढ़ेगा। अर्थात स्त्री अपने पति के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण हो जाए, पति अपनी स्त्री के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण हो जाए, क्योंकि उसने प्रेम को एक्सप्लोर हुँ, किया हुँ, है, उसने हुँ, प्रेम के जगत को एक्सप्लोर किया है, तो प्रेम ही तो बढ़ेगा ना। अगर तुम ज्ञान को एक्सप्लोर करोगे, हुँ। ज्ञान बढ़ जाएगा तो घर में थोड़ा 2-4 ज्ञान की बातें ही ज़्यादा होंगी। और अगर
प्रेम बढ़ जाएगा जीवन में तो घर में प्रेम की 2-4 घटनाएँ ज़्यादा होंगी। लेकिन होता उल्टा है, या तो भय से या कंडीशनिंग से ये अ, अचानक एक बिखराव पैदा होने लगता है। तो वो एक समस्या होती है। फिर बहुत पूर्वाग्रह रखने के बजाय और एक दूसरे को दुश्मन समझने के बजाय बैठकर बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये मान ही ली जाती है कि ये गलत है और निहायत गलत है। स्त्री भी मान लेती है, पुरुष भी मान लेता है। तो और अगर हम अपनी पत्नी या पति को प्रेम करते हैं तो पहले बैठकर उसको सुनना चाहिए कि तुम्हें कोई क्यों अच्छा लगा? हम बुरे लगे क्या? नहीं, नहीं आप बुरे नहीं लग रहे हैं, फिर भी कोई अच्छा लगा। हो सकता है सचमुच में कोई बहुत अच्छा हो, तो उसको चाय कॉफ़ी पे बुलाना चाहिए, लंच पे, डिनर पे बुलाना चाहिए, बैठ के आपस में फिर तीनों जने बैठ के बात करें, चर्चा करें और एक-दूसरे से मिलें। हालाँकि लोगों को थोड़ी यूटोपियन कल्पना लगती है कि लोग तो चाकू पे धार रख रहे होते हैं, शीशियों में ज़हर भर रहे होते हैं, इसी की तैयारी में लगे होते हैं। लेकिन वही तो अमानवीयता है। अरे! तुम्हारे पार्टनर के जीवन में कोई आया है तो उससे मिलना भी नहीं चाहोगे कि वो कौन है? हो सकता है वो दुश्मन ना हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है ऐसा हो कि उससे ज़्यादा वो तुम्हारा दोस्त हो जाए, ये भी तो संभव है। तुम्हारे पति की प्रेमिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो गई और तुम्हारी पत्नी का जो प्रेमी था वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है एक। लगता है तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग क्यों नहीं ओपन करते? कंडीशनिंग ये है। कंडीशनिंग है। समस्या क्या है? नुकसान तो किसी का नहीं हुआ। हाँ, चीटिंग करने का और इस सब की कंडीशनिंग चीटिंग चीटिंग में ही सेक्स शामिल है। लोग समझते हैं कि सेक्सुअल इनपुट ही चीटिंग को बनाता है, कि तुमने जैसे मेरे साथ संबंध स्थापित किया था वैसे ही तुमने दूसरे के साथ, ये चीटिंग हो गई। मैं कह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअलिटी भी बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअलिटी उनको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो वैसे हैं, और फिर कोई भी 2 संबंध एक जैसे नहीं होते हैं, ये मान लेना पड़ेगा। इवन 2 दैहिक संबंध भी कभी एक जैसे नहीं होते हों, यांत्रिक रूप से दिखाई भले एक जैसे देते हों, लेकिन वो भी एक जैसे नहीं है, उनमें भी कुछ फ़र्क है, उनमें भी कुछ अलग बदलाव है, कोई अलग रिदम है। तो वो 2 अलग सत्ताएँ हैं, लेकिन चूँकि इसमें दैहिकता का इतना इनपुट है, लोगों को लगता है कि इसीलिए उनको परेशानी है। चोट उसी बात से लगती है। क्या दैहिकता के थ्रू वो दैवी में जा सकते हैं, तब तो तीसरे वाले पर्सन को हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा ना कि ऐसा कैसे हो गया? मान लीजिए अगर फिज़िकल रिलेशन नहीं बना, तब वो एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तब तो वो हैंडल कर सकता है। अगर बन गया, उसके बाद भी वो अपलिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तब वो कैसे हैंडल करेगा विवाहित व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति? तो उसको ये मान लेना पड़ेगा बहुत ही हम्बल ढंग से कि सेक्स जो है वो भी इमोशनल एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है। मतलब मेरा कहना है कि उससे ऊपर जा सकते हैं, बट ये इतना नेग्लिजिबल पार्ट नहीं कि नहीं ही हो सकता है, हो भी सकता है। मतलब जो ऊपर उठ गया है वो इसके लिए केयर ही नहीं करता है कि इतना एक केयर वाला मसला है, हुँ। महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए, हो भी सकता है, इट इट कैन हैपन। इतना उसमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत क्या है उसको? लेकिन कोई उसी में लिप्त रह गया है, कहीं आगे नहीं जा रहा है, तो प्रश्न अलग उठ हो जाता है। समाज के नज़रिए से तो ऐसे लोगों को फिर न्यूज़ में आता है, फ्लैश होता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं तो मार रहना। तो उन लोगों को भी देना चाहिए जो अपने घर में बलात्कार करते हैं। हुँ, सारे विवाहों के सर्वेक्षण करा लो, कितने विवाहों में बलात्कार नहीं आता। आप फ़ोर्स सेक्स करते हैं, आप स्त्री को वस्तु में बदलते हो, स्त्री भी पुरुष को वस्तु में बदल देती है, हुँ, ऐसा थोड़ा ही है। भई काम वासना हमारे पुरुष के अंदर जागी और स्त्री के अंदर नहीं जागी, दोनों के अंदर। अब मान लीजिए पुरुष नहीं है उस दशा में, भाव दशा में, और आप उसके ऊपर काम वासना फ़ोर्स करते हैं, तो ये भी शोषण हो गया और बलात्कार हो गया। स्त्री नहीं है उस दशा में, आप फ़ोर्स करते हैं, सारे विवाह भरे पड़े हैं इससे। तो अगर हम ये अध्यादेश पारित कर देंगे, तो कत्लेआम शुरू हो जाएगा सारे विवाहों में, बहुत लोगों को फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा। तो विवाह संस्था को हमें परिमार्जित करके देखना होगा, उसको अंधविश्वास की तरह नहीं देखना पड़ेगा।
चलो ठीक है, विवाह को परिमार्जित करो, एक्स्ट्रा मैरिटल के पहले अपने विवाह को परिमार्जित करो, विवाह को संवेदना की यात्रा बनाओ, एक दूसरे के प्रति अतिशय सम्मान की यात्रा बनाओ, एक दूसरे के सपनों को ऊपर उठाने की यात्रा बनाओ, एक दूसरे का शोषण करने से हटो, विवाह बहुत खूबसूरत बन जाएगा, ज़रूरत ही कहाँ रह जाएगी उसमें। लेकिन विवाह तो पारस्परिक शोषण का एक जंजाल बन के खड़ा हुआ है और उसके उसकी ओट में हम सारी बातें छुपा लेते हैं। कितने घरों में हिंसा हो रही है, काम वासना के अलावा भी शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, तमाम तरह की। वो हिंसा क्यों है? उसको आप हटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो विवाह के बाहर घटने वाले संबंध हैं वही कुरूप हैं। विवाह भी बहुत हद तक कुरूप है। आपने जो परिमार्जित रूप दिया, मुझे लगता है वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा ऐसे तो। सोसाइटी को टाइम लगाना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बड़ी जल्दी हो सकती हैं अगर समझ ली जाएँ। क्योंकि आप अपने जीवन को परिमार्जित ही तो करना चाहते हैं। आप उसको निम्न तल पर क्यों ले जाना चाहते हैं? विवाह में क्या सेक्सुअल एक्टिविटी होना ज़रूरी है? ये तो देखिए उन 2 लोगों को तय करना है। उन 2 लोगों को तय करना है, ये तीसरी सत्ता नहीं तय कर सकती। हुँ, आजकल तमाम हम मनोविज्ञान के तौर से भी जानते हैं, एसेक्सुअल लोग हैं, जिनके अंदर वो भावना नहीं होती, लेकिन एक-दूसरे के साथ रहने की भावना है। अनंत पथ के मित्रों में भी हम 2-3 कपल ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो साथ रहते हैं और एक पार्टी में होती है अक्सर ये भावना, दोनों में एक साथ होना तो बड़ा मुश्किल है। हुँ। तो एक पार्टी असेक्सुअल निकल गई और अनंत पथ के मित्र हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने दूसरे को स्वीकार कर लिया वैसे कि ठीक है, कोई बात नहीं। हम सम्मान करते हैं इस भावना का, अपने को नहीं थोपते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वो मैरिज भी चल रही है, बड़े सुंदर ढंग से चल रही है, खूबसूरत ढंग से चल रही है। लेकिन समाज इसको नहीं मानता। समाज तो मैंने वही ना कहा, विवाह को दमनोत्सव ही बनाता है। हुँ। विवाह के पहले ही हनीमून का टिकट बुक हो जाता है। विवाह के पहले ही वो कमरा बनाया जाता है। तो ये क्या चल रहा है कभी बताओ? कभी सोच के देखो। यू आर प्लेइंग सेक्सुअलिटी ओपनली, खुलेआम आप उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। हुँ। तब तो शर्म नहीं आ रही है। और फिर वही स्त्री और पुरुष जब कहीं सेक्सुअलिटी में शामिल होते हैं तो आपको बड़ी समस्या होती है, बड़ी शर्म होगी। आपने तो उसी को तरजीह दी थी भई। ऐसा नहीं था कि शादी हुई, शादी के बाद किसी लाइब्रेरी में उनकी 2 कुर्सी बुक हो गई, जाके पढ़ाई करेंगे। मतलब उधर उधर पढ़ाई करने के लिए शादी नहीं हुई थी। लेकिन शादी हो गई तो उनकी टिकट बुक है, जा रहे हैं वो फलानी जगह हनीमून मनाने। हनीमून मनाने क्या करने जा रहे हैं? सेक्सुअल अपने सेलिब्रेशन को ही तो करने जा रहे हैं, कंज्यूमेशन को। बट व्हाई? व्हाई इतनी जल्दबाजी क्या है? 2 लोगों को साथ रहने दो, मिलने दो, धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। सारे घरों में विवाह के बाद देखिए वो जो सुहागरात का कॉन्सेप्ट है, सुहागरात का कॉन्सेप्ट क्या है? वो भी तो वही कॉन्सेप्ट है। आप तो पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हो सेक्सुअलिटी को। मतलब मैरिज का बेस ही हमने ये बना दिया हमने है। बेस ही वो बनाया है। हमने कहाँ बेस बनाया है कि इन 2 लोगों को प्रेम से साथ में रहना है। मैं इस जो आपने सेक्सुअल वाली बात बोली है, अभी मैं अभी बातचीत के पहले उसको पढ़ रहा था कि 2 लोग थे, उनके बीच में फिज़िकल रिलेशन नहीं था। लेकिन उन दोनों कपल के बीच में जब तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, तो उसके साथ उसका एक सेक्सुअल रिलेशन है। हुँ, इसको बाद में पता चलता है पहली वाली पार्टी को, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को और एक हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पे। हो सकता है। हाँ, देखिए ये जो बात कह रहे हो ये संभव है क्योंकि जब 2 मैरिज में पार्टनर होंगे तो एक ही पार्टी असेक्सुअल होगी, हुँ, दोनों नहीं होंगी। तो एक के भीतर तो भावनाएँ हैं और भावनाएँ उसकी गलत भी नहीं हैं। हुँ, जैसे काम वासना की भावनाओं का ना होना भी नेचुरल है, तो काम वासना की भावनाओं का होना भी नेचुरल है। तो जिसके भीतर हैं और उसको कोई ऐसा मिला जिसके भीतर वो भावनाएँ हैं और उनकी मैच ट्यूनिंग हुई, तो वहाँ पर वो काम संबंध विकसित भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो उसने स्वीकार किया, उसको हम थोड़ा मनुष्यता में अच्छे मार्क्स देंगे कि वो अच्छा मनुष्य है, समझदार है। क्योंकि उसको ये बात पता होनी चाहिए कि काम वासना का होना कहीं ज़्यादा मात्रा में नैसर्गिक है और ना होना कम मात्रा में नैसर्गिक है। हुँ, क्योंकि असेक्सुअल
कम बहुत मिलेंगे परसेंटेज में। तो हमने अगर उसको रोका था उसको, तो हमने उसको नैसर्गिकता से रोका था। हुँ, हमने ऐसा नहीं बड़ा पुण्य कमा दिया था, इसको देखो पाप में जाने से रोक दिया हमने। काम विकार से हमने उसको मुक्त कर दिया। तो उसका शुद्धिकरण करवा देते, जपनाम हो जाता उसका। तो उसके अंदर तो काम भावना थी, दूसरी पार्टी ने उसको केवल रोका हुआ था। तो वो सही ज़मीन, सही मौसम, सही उसमें वो बीज उग सकते हैं। तो इसको स्वीकार कर लेना मानवीय है। इट्स ओके। और बल्कि ये ज़्यादा लविंग भी होना चाहिए कि ये उसके स्वस्थ विकास के लिए अच्छा है, इसमें क्या समस्या है? इसमें उसको जीने का हक है उसको। एक लास्ट क्वेश्चन अंशी जो अभी पूरे विवाह पे हम लोगों ने बातचीत की है। अगर 2 लोग की ट्यूनिंग होती है, तो पहला तो जो आपस में देखते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी को ही देखते हैं। तो क्या चीज़ हो कि हम जाएँगे तो नेचुरल, लेकिन उससे ऊपर उठ सकें हम? क्या ऐसा ट्यूनिंग देखें हम अपने में, आपस में देखें, जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएँ कि लगातार उसी पे ही सोच रहे हैं? मेक योर सेक्सुअल एक्टिविटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उसमें हार्मोनल रस को ढूँढने के बजाय और जो केवल जेनिटल फ़ोकस्ड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, उनके बजाय सेक्सुअल एक्टिविटी को आप जीवंतता को खोजने का एक माध्यम बनाइए। क्योंकि वो प्रकृति ने ऐसी गतिविधि दी है जिसमें प्रचंड रूप से आप जीवंत हैं। एक दूसरे के शरीर की जीवंतता को महसूस करते हुए उसके चेतना के द्वार तक आप पहुँच सकते हैं। आप जीवंत हो रहे हैं। काम वासना जब जागृत हो रही तो आपका रोम-रोम, रेसा-रेसा एक्टिव हो रहा है। तो आप लगातार जीवंतता पे शिफ्ट होते जाइए। कभी एक दूसरे का हाथ-हाथ में लीजिए। ये अभी काम वासना नहीं है, बट आप जीवन को महसूस कर सकते हैं। कभी गले लगिए, जीवन को महसूस करिए। काम वासना अभी नहीं है वहाँ पर, लेकिन जीवन को महसूस कर रहे हैं। कभी आप आलिंगन में हो सकते हैं, चुंबन में हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अभी कोई काम वासना नहीं है, हुँ, लेकिन जीवन है, जीवंतता का प्रवाह है। तो जब जीवंतता से ज़्यादा जुड़ते जाएँगे, तो हम देखेंगे कि जीवंतता से जुड़ना तो ज़्यादा आह्लादकारी और ज़्यादा तृप्तिदायी है। क्योंकि काम वासना तो एक एक्सप्लोजन है, एक रिलीज़ है, वो शरीर के भीतर जो तनाव निर्मित हो गया है, केमिकल उसको रिलीज़ कर देना है। स्त्री का भी, पुरुष का भी, वो रिलीज़ हुई, बात खत्म। बैंड। लेकिन जीवंतता तो फिर भी तैर रही है, फिर भी बरकरार है। फिर जब वो ये महसूस करना सीख जाएगा तो देखेगा कि हम जब किसी को छूते भी नहीं हैं, तो उसकी प्रेज़ेंस में जो जीवंतता लहलहा रही है, वो कितनी खूबसूरत है। तो हम किसी के पास बैठते हैं, उसी को हम कहते हैं किसी के सानिध्य में बैठना, किसी के साथ बैठे, लेकिन जीवंतता हमको आपूरित कर रही है। किसी के जीवन ने हमारे जीवन को घेर लिया है, तो ये कितना आह्लादकारी समाधिस्थ क्षण है। तो मुक्त हो गया उस चीज़ से। और जब वो जीवंतता के साथ उसने अपना ये सुर साध लिया, तो वो जागतिक जीवंतता के साथ भी जुड़ जाएगा, तो वो समाधि हो गई, वही एनलाइटनमेंट हो गया। वाह! अनुश्री। तो काम वासना को डोर बनाना है, घबराना नहीं है। जैसे लोग काम वासना से इतना घबराएँ, किसी को हाथ भी लग जाए तो घर में माँ-बहन नहीं है क्या तुम्हारे? हमारा छोटा टाउन था, जब उसमें हम अक्सर, तुमने भी देखा होगा तुम्हारे साइड में भी, तो हमारे साइड में तो बस पे सफ़र जैसे करो, तो हर बस में ये किस्सा होता था, बस में ठूस-ठूस के तो सवारी हाँ, भरते हाँ, थे, हाँ। तो किसी न किसी का हाथ किसी न किसी को लगता था, तो अक्सर कोई औरत चिल्लाती हुई मिल जाती थी, "घर में तुम्हारे माँ-बहन नहीं है क्या?" पता चलता था किसी का हाथ किसी को लग गया होगा। तो हम एक-दूसरे को छूने में इतने घबराए हुए हैं, इतना हम सेक्सुअली परवर्टेड हो चुके हैं। लोग एक-दूसरे के गले क्यों नहीं मिलते? मिल सकते हैं, स्त्री-पुरुष के गले क्यों नहीं मिलते हैं? घबराए हुए हैं। उनकी कामवासना इतनी दमित हो चुकी है कि उनको लगता है कि छूना ही जैसे चिंगारी को लगाना है। हुँ, हुँ। लेकिन आप सहज हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। तो वो जीवन के साथ जुड़कर आप जीवन में उतर सकते हैं, वही मुक्ति होगी। प्रणाम अनुश्री। सभी अनंत पथ के मित्रों के प्रेम और सहयोग के लिए बहुत-बहुत आभार। सभी अनंत पथ के मित्र
अनंत श्री को सुन रहे हैं, उनके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आज की बातचीत से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी कंडीशनिंग और समाज में जो बदलाव है, वो ज़रूर ला सकते हैं और दमन से उठकर एक नए प्रेमपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में।